बच्चों, पिछले लेक्चर में हम मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं और उनके बारे में काफी चर्चा की थी। बच्चों, हमने पढ़ा था कि कोई भी जंतु जिसमें पोषण के बारे में डिस्कस किया जाए तो सबसे पहला चरण आता है अंतःकरण, उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो आज की क्लास में मानव में पाचन कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं मानव में पाचन। बच्चों, जब हम मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने बताए थे मानव पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। पाचक तंत्र के जो विभिन्न भाग थे, मुख और मुख गुहिका, ग्रास नलिका या जिसे ग्रेसिका, आमाशय, शूद्रांतर, हृदयातर, मलद्वार और गुदा, ये बच्चों आहार नाल के भाग हैं। और इस आहार नाल से के साथ साथ में पाचन तंत्र के अंदर कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती हैं। मुख के अंदर लाला ग्रंथि होती है, लीवर होता है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति, आमाशय की आंतरिक भित्ति, ये सब जो मिलाकर ये सारी ग्रंथियां मिलकर और आहार नाल मिलकर मानव पाचन तंत्र बनाता है। मनुष्य के अंदर पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? जब भोजन का अंतःग्रहण होता है, मुख में भोजन लिया जाता है, मुख के अंदर लाला ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है बच्चों? लाला ग्रंथियां होती हैं। लाला ग्रंथियों से लार का स्त्रावन होता है। किसका स्त्रावन होता है? लार का। हमारे मुख के अंदर लाला ग्रंथि होती है और इस लाला ग्रंथि के अंदर लार या लाला रस का स्त्रावन होता है। लार के अंदर एक एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम, जिसे अमाइलेज भी कहते हैं। लार मुख के अंदर स्टार्च या मंड का पाचन करती है। मंड या इसे बोलिए स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च एक जटिल यौगिक है और ये टाइलिन नामक एंजाइम से अपघटित होकर एक सरल यौगिक में बदल जाता है जिसका नाम है शर्करा, जैसे चीनी जिसे बोलते हैं, उसमें बदल जाता है। तो पहला पाचन का कार्य कहाँ से आरंभ हुआ मनुष्य में, या वह मानव पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जहां से पाचन आरंभ होता है? हम कहेंगे मुख के अंदर मुख गुहिका। और वहां पर कौन सी पाचक ग्रंथि होती है? हम कहेंगे लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? हम कहेंगे लाला रस। लाला रस में कौन सा एंजाइम होता है? हम कहेंगे टाइलिन, या टाइलिन नहीं कहकर अब अमाइलेज। तो मुख के अंदर पाचन किसका होता है? मंड या स्टार्च का पाचन स्टार्च किस में पच जाती है? शर्करा के अंदर पच जाती है। इसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है मुख से कहाँ पहुंचता है बच्चों? इसके बाद पचा हुआ भोजन इस मुख गुहिका से होता हुआ, यहां से मुख गुहिका से होता हुआ इस नली के अंदर आ जाता है। इस नली को हम क्या कहते हैं? ग्रेसिका बोलते हैं। ये वाली जो नली होती है मुख गुहिका से भोजन या ग्रेसिका बोलते हैं। ग्रेसिका के इधर वाले जो सिरे में, इस सिरे के साथ में आमाशय जुड़ा होता है। आमाशय ये वाला हिस्सा है चित्र में, अगर आप देख पाए, आमाशय एक तरफ से किसके ग्रेसिका के साथ जुड़ा होता है, नीचे वाला हिस्सा छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है, नीचे वाला हिस्सा छोटी आंत से। आमाशय के अंदर आगे का जो पाचन होता है आमाशय के अंदर होता है। बच्चों ध्यान रहे, आमाशय के अंदर
कभी भी स्टार्च का पाचन नहीं होता, क्योंकि आमाशय के अंदर का मीडियम होता है अम्लीय मीडियम होता है, यानी अम्लीय मीडियम के अंदर स्टार्च का पाचन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो जो भोजन हमने मुख से लिया था वो मुख गुहिका में गया था, मुख गुहिका से भोजन ग्रासिका में जाता है, यहाँ तक ग्रासिका है जो पहले भी बता चुका हूँ। ग्रासिका के अंदर भोजन जाता है तो भोजन के जो टुकड़े हैं वो आगे की तरफ सरकते रहते हैं, ग्रासिका पीछे से, ग्रासिका का संकुचन होता रहता है, संकुचन होकर धीरे धीरे ये जो भोजन के टुकड़े हैं आगे सरक जाते हैं और इस तरह से आमाशय के अंदर पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि मुख गुहिका से भोजन आमाशय तक कैसे पहुंचता है, तो सिंपल सा जवाब यही होगा, ग्रासिका के अंदर उत्पन्न संकुचन की वजह से भोजन आगे की तरफ गति करता रहता है। ठीक है बच्चों, ग्रासिका के अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रासिका के बाद जैसे ही हम आमाशय में पहुंचते हैं, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है, यू आकार की होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। छोटा सा क्वेश्चन फिर तैयार होता है, हमारे या ये कहिए मानव पाचन तंत्र के अंदर उपस्थित जो भी अंग है उनमें से सबसे चौड़े भाग का नाम क्या है, हम कहेंगे आमाशय। ठीक है, आमाशय के अंदर भोजन कहाँ से आया, ग्रासिका से आया, और ग्रासिका से जैसे ही भोजन आता है तो आमाशय की जो आंतरिक नाल आंतरिक जो भित्ति होती है उसमें से एक रस का स्त्रावण शुरू हो जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति या आंतरिक स्तर से एक रस का स्त्रावण हो जाता है, उस रस को हम जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। इस जठर रस में क्या होता है, इस जठर रस में श्लेष्म होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये केमिकल फार्मूला है, और इसमें पाचक रस होते हैं। तो आमाशय की आंतरिक भित्ति भी एक प्रकार से किसका काम करती है, पाचक ग्रंथि का काम करती है। आमाशय की आंतरिक भित्ति या आंतरिक स्तर या आंतरिक सतह से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में कौन कौन होते हैं, श्लेष्म होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और कुछ पाचक रस होते हैं। पाचक रस से हमारा अभिप्राय है भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स। श्लेष्म का क्या कार्य होता है, श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक स्तर की सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा, जो भी हम भोजन मुख से, मुख गुहिका और ग्रासिका से होता है आमाशय में लाते हैं, तो भोजन कई बार हम चबा के नहीं खाते, तो भोजन का कठोर भाग है आमाशय के आंतरिक भित्ति को छील ना दे, इसलिए वो वहाँ पर चिकनाई पैदा कर देता है श्लेष्म। दूसरा कार्य क्या होता है कि वहाँ पर आंतरिक स्तर के अंदर से HCl अम्ल भी निकलता है। जब भोजन नहीं हो तो HCl अम्ल क्या करता है, आमाशय के आंतरिक भित्ति को, आंतरिक स्तर को पचाना शुरू कर देता है, तो जिससे घाव हो सकता है। तो जब भोजन आमाशय के अंदर नहीं होगा तो उसके ऊपर जो परत बनी हुई है श्लेष्म की, वो क्या करेगी, आंतरिक भित्ति को अम्ल के प्रभाव से रोकती है। ठीक है, तो श्लेष्म के दो कार्य हो गए, एक तो जो भी भोजन अंदर गया है उससे कोई घाव पैदा ना हो घर्षण की वजह से, और अम्ल के प्रभाव को भी कम कर देता है। तो अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, ये जो भोजन के साथ बाहर से जो हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं उनको नष्ट करता है। ठीक है, और आमाशय का जो माध्यम है उसको कौन बना देता है, अम्लीय बना देता है, क्योंकि आमाशय के अंदर जो भी पाचन होगा, विशेषकर प्रोटीन का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा तो प्रोटीन केवल आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम में ही पच सकता है। तो प्रोटीन का पाचन पहली बार कहाँ से आरंभ होता है, आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। क्या आमाशय के अंदर से स्टार्च या मंड का पाचन होता है, जी नहीं। क्यों नहीं होता यहाँ पर पाचन, क्योंकि यहाँ पर टाइलिन नाम का एंजाइम नहीं है, अमाइलेज एंजाइम नहीं है। दूसरा यहाँ पर मीडियम कौन है, अम्लीय है, और अम्लीय मीडियम के अंदर स्टार्च का पाचन नहीं होता। ठीक है बच्चों,
तो जठर रस के अंदर से जो एंजाइम्स होते हैं वो किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन को सरलतम पदार्थों में तोड़ देते हैं। यहाँ पर प्रोटीन जो टूटेगा तो इसका सरलतम पदार्थ कौन होगा बच्चों? पेप्टोन। कौन होंगे? पेप्टोन्स होंगे। छोटे जटिल प्रोटीन से छोटे होंगे। हालांकि पेप्टोन्स आगे और भी विघटित होकर और छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर से प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं होता। प्रोटीन सिर्फ किस में टूटते हैं? पेप्टोन में टूटते हैं। अमीनो अम्ल आगे डिस्कस करेंगे, वहां पर बनेंगे पेप्टोन के टूटने से। इसके बाद बच्चों भोजन आमाशय से कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, और आमाशय के अंदर जितना भोजन पच चुका है उतना ठीक है। उसके बाद भोजन किस में चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत को हम क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है, चला जाता है। छोटी आंत के अंदर जो भोजन गया है उसके ऊपर जो एक्शन होता है पाचन का, वहां जो पाचक रस आएंगे वो कहाँ से आएंगे? एक तो आएगा जो पाचक ग्रंथि है यकृत, ठीक है। दूसरा आएगा अग्नाशय से। अग्नाशय सॉरी ये यकृत है जिसे लीवर बोलते हैं। आमाशय के एक तरफ होता है साइड में हृदय के नीचे, ठीक है। ये गहरे रंग की पूरी ग्रंथि होती है, ठीक है, दाहिनी ओर होती है आमाशय के। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम भी कौन है? यकृत है। कई बार बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो हम कहेंगे यकृत है। यकृत से जो रस निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तरस। यकृत लगातार दिन भर दिन रात अपने अंदर से एक रस का स्राव करता रहता है जिसका नाम है पित्तरस। पित्तरस सीधा पित्त यकृत से निकलकर छोटी आंत में नहीं जाता। पित्तरस यकृत के पास में एक संरचना होती है पित्ताशय के अंदर आके भंडारित हो जाता है। यानी यकृत से जो रस निकला वो कौन है? पित्तरस है। पित्तरस का अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है। और पित्तरस जब छोटी आंत में पहुंचेगा तो वो मेन रोल उसका क्या होता है? पित्तरस वसा के पाचन में अपना अहम भूमिका निभाता है। यानी पित्तरस की मदद से वसा का पाचन होगा। हालांकि वसा को पचाने वाले एंजाइम अलग होते हैं, लेकिन वो किसकी उपस्थिति में होंगे? पित्तरस की उपस्थिति में होंगे। जैसे ही हमने पीछे बात की थी कि आमाशय के अंदर न तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है न वसा का पाचन होता है, क्योंकि वहाँ पर माध्यम अम्लीय है। छोटी आंत के अंदर जो भोजन से आमाशय से निकला वो छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत में भी माध्यम कैसा बन जाएगा? अम्लीय बन जाएगा। जो पित्तरस निकलता है उस माध्यम को बदल देता है, अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है, ठीक है। किस में बदल देता है? क्षारीय और हल्का क्षारीय और उदासीन जैसा प्रभाव पैदा कर देता है, जहां पर वसा का भी पाचन होगा, प्रोटीन का भी पाचन होगा और किसका भी पाचन होगा? अमाइलेज का। हालांकि छोटे आंत के अंदर है जो भी पाचक रस आए हैं, एक तो हमने बताया था यकृत से जो पित्तरस आया है, एक आग्नाशय से आया है। आग्नाशय आमाशय के नीचे एक पत्ती जैसी संरचना होती है, कुछ पीले रंग की होती है। आग्नाशय से जो रस निकलता है उसको आग्नेयसिक रस बोलते हैं। यकृत से जो रस निकला पित्तरस से, आग्नाशय से जो रस निकला आग्नाशय रस से, और आमाशय की आंतरिक स्तर से जो रस निकला वो जठर रस निकला। आग्नाशय रस किस पे प्रभाव डालता है? किसके पाचन में मदद करता है? आग्नाशय का रस जो मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट बच के थे जिनका पाचन नहीं हुआ था या स्टार्च से शर्करा में बदल गए थे, उनको और पाचित करना है, उनका पाचन। और जो प्रोटीन जठर रस से जो प्रोटीन टूटकर पेप्टोन में बदले थे, उन पेप्टोन्स को आगे तोड़ने में कौन मदद करता है? आग्नाशय रस। यानी आग्नाशय रस किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स आमाशय से छोटे आंत क्षुद्रांत्र में जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट
फिर छोटे कार्बोहाइड्रेट सरलता में बदल जाएंगे और जिनमें एक नाम होगा बच्चों, आपने सुना होगा, ग्लूकोज में टूट जाएंगे। प्रोटीन है, पहले किस में टूटा? प्रोटीन पेप्टोन में टूटा, और यहाँ पर छोटी आंत में पेप्टोन किस में टूट जाएंगे? अमाइनो अम्ल में टूट जाएंगे। ठीक है, ये हुआ जी अग्नाशय रस के प्रभाव। और हम पहले बता चुके हैं छोटी आंत के अंदर पित्त से जो अग्नाशय के रस से अंदर से एक एंजाइम आएगा जो वसा का विपाचन करेगा, लेकिन पित्त रस की मदद से करेगा। तो छोटी आंत के अंदर किस किस का पाचन हुआ? एक तो हुआ कार्बोहाइड्रेट का पाचन, किस में? शर्करा में। शर्करा कैसी शर्करा? ग्लूकोज जैसे छोटे सरल। वसा का पाचन होगा और अमीनो इसका प्रोटीन का। तो छोटी आंत के अंदर क्वेश्चन बनता है, छोटी आंत के अंदर कौन कौन से यौगिकों का पाचन होता है? तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का, शर्करा का, प्रोटीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हम कहते हैं जी ग्लूकोज जैसे सरलतम यौगिकों। फिर क्वेश्चन बनता है छोटी आंत के अंदर वसा का जो पाचन होता है तो वो पाचित होकर किस में बदल जाते हैं? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है छोटी आंत के अंदर से प्रोटीन जो आमाशय में नहीं पचा है या पचने के बाद जो पेप्टोन बने हैं उनका पाचन होकर किस में बदलते हैं? हमारा जवाब बनता है अमाइनो अम्ल। यहाँ पर पाचन कंप्लीट हो जाता है, यानी मानव के अंदर पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुखगुहिका से। और कहाँ पर अंत होता है पाचन? कहाँ पर संपूर्ण हो जाता है? हम कहेंगे शूद्रांतर के अंदर। इसके अंदर संपूर्ण हो जाता है शूद्रांतर के अंदर। शूद्रांतर के अंदर जो बिना पचा भोजन है अब वो किस में जाता है जी? बृहदांतर में जाता है। किस में जाता है? बृहदांतर। बिना पचा भोजन से शूद्रांतर से किस में चला जाता है? बृहदांतर। बृहदांतर पे हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। ये छोटी आंत से लंबाई में छोटी होती है लेकिन अपेक्षाकृत चौड़ाई भी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और शूद्रांतर की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है। शूद्रांतर की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है बृहदांतर हालांकि छोटी होती है फिर भी उसको बृहदांतर क्यों कहते हैं, बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मोटाई छोटी आंत से कम होती है या इसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको मोटाई छोटी आंत से ज्यादा होती है, ज्यादा में वृद्ध होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं, बृहदांतर कहते हैं। क्या बृहदांतर के अंदर पाचन होता है? नहीं जी, बृहदांतर में कोई पाचन नहीं होता। बृहदांतर के अंदर कोई पाचन नहीं होता, पाचन शूद्रांतर में हो जाता है। तो बृहदांतर का मुख्य कार्य क्या है? जो बिना पचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आया है उसके अंदर काफी सारी मात्रा में जल होता है, काफी आवश्यक लवण भी होते हैं। तो उस जल और उन लवणों का अवशोषण करने का कार्य कौन होता है? कार्य कौन करती है? बड़ी आंत करती है। ठीक है, जो भी अपाचित भोजन यहाँ आया उससे जल का और सूक्ष्म लवणों का पाचन दोबारा से कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। किसके द्वारा कर लिया जाता है? बृहदांतर में। फिर बिना पचा भोजन से वो किस में चला जाता है? मलाशय में, और अस्थायी तौर पर मलाशय के अंदर ठहर जाता है। ठीक है बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जब भी पाचन की बात होती है तो पाचन तंत्र की बात होती है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भोजन का अंतःग्रहण, उसके बाद भोजन का पाचन, और पाचन होने के बाद जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण भी होता है ताकि कोशिकाओं तक पहुंच सके। तो हमने यहाँ जो पाचन की सारी प्रक्रियाओं में डिस्कस कर लिए। तो मनुष्य के अंदर जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति द्वारा
अवशोषित कर लिया जाता है। मान लेते हैं ये मानव की क्षुद्रांत्र छोटी आंत, इसकी आंतरिक भित्ति कुछ इस प्रकार की होती है। ये उंगलियों के आकार की संरचनाएं इसके अंदर बनी होती हैं, इधर से भी इधर से भी, ठीक है, इस तरह से बनी होती है बच्चों, ठीक है। इन उंगलियों जैसे आकार की छोटी भित्तियों को हम क्या कहते हैं, रसांकुर या दीर्घ्रोम कहते हैं, रसांकुर या दीर्घ्रोम। ये रसांकुर और जो दीर्घ्रोम होते हैं, इनके अंदर की साइड में यहां पर अंदर रक्त की कौन होती हैं, यहाँ पर रक्त वाहिकाएं होती हैं जिसे रुधिर वाहिकाएं कहते हैं, उनका जाल बना होता है इनमें, इधर से भी इस तरह से रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। जो पचा हुआ भोजन है, बिना पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ जो भोजन है उसके बोलस से इसके अंदर आते हैं। ये पचा हुआ भोजन यहाँ पड़ा है, मान लेते हैं हम ये पचा हुआ भोजन, तो क्या होगा, ये जो रसांकुर है या दीर्घ्रोम है, इस भोजन को क्या कर लेंगे, अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे, इधर वाला भी कर लेगा, इधर वाला भी कर लेगा, फिर रुधिर के अंदर पहुंच जाता है, रुधिर से फिर कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है, इन रसांकुर के क्या कार्य, छोटी आंत के अंदर दीर्घ्रोम के कार्य क्या है। नंबर 1, जहां पचा हुआ भोजन है इसको अवशोषित करना है, तो पहला कार्य तो क्या होगा, पाचित भोजन का अवशोषण करना, पाचित भोजन का अवशोषण करना। दूसरा कार्य क्या है इसका, अंदर का एरिया बढ़ जाए, ये आकार में ये काफी सारी संख्या में होंगी, तो इससे क्या होगा, अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देती है। क्या कर देती है, अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देती है, ठीक है, अंदर के तल का क्षेत्र बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। तो पहला कार्य तो इसका बताया, अवशोषण हुआ, उसके बाद इसके तल का क्षेत्रफल बढ़ा देना। ये किसके कार्य हैं जी, रसांकुर के, ठीक है। रसांकुर के बाद में बड़ी आंत में भोजन चला गया था, और बड़ी आंत के अंदर से जो भोजन है वो किसमें, जल और लवणों का अवशोषण होने के बाद में मलाशय में चला गया था, और मलाशय से कुछ समय के बाद भोजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा, गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। किससे निकाल दिया जाता है, गुदा से बाहर। और अपाचित मल का गुदा से शरीर से बाहर निकलना ही निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है, निष्कासन कहलाता है। पहला चरण हुआ अवशोषण, दूसरा चरण हुआ पाचन, ठीक है। तीसरा चरण, पहला चरण बच्चों, पहला चरण हुआ अंतःग्रहण, मैं गलत बोल गया था। दूसरा चरण हुआ पाचन, तीसरा चरण हुआ अभी जो हमने किया अवशोषण, और अवशोषण के बाद अवशोषण दीर्घ्रोम ने किया, और वो रुधिर वाहिकाओं में शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच गया था, विभिन्न भागों में ऊतकों में उपस्थित कोशिकाओं में पहुंच गया, और वहां कोशिकाओं के अंदर पहुंचकर ये जो सरलतम पदार्थ हैं वो जटिलतम पदार्थों में बदलते हैं, और ग्लूकोज जैसे जो शर्करा है उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर किस में बदल जाना, ऊर्जा में विमुक्त करने का कार्य भी कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन, जो अवशोषित भोजन से ग्लूकोज आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में टूट जाता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। इस कार्य को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन हम बता चुके हैं। इस अपाचित मल का शरीर से बाहर निकलना, ये था मनुष्य के अंदर पाचन और विभिन्न जो प्रक्रम लागू होते हैं। क्या हो अगर मनुष्य घास खाना शुरू कर, जैसे गायें खाती,
भैंस खाती है, अगर वो घास खाना शुरू कर दे तो हम क्या कहेंगे, मनुष्य शाकाहारी है? क्या ऐसा संभव है? क्या मनुष्य घास खाएगा? अब मान लेते हैं अगर किसी कारणवश खा भी लेता है मनुष्य घास, तो बच्चों को पचेगा नहीं। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि घास के अंदर एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है सेल्यूलोज, और इस सेल्यूलोज को हमारे शरीर में पचाने के लिए कोई पाचक रस नहीं है, या दूसरे शब्दों में कोई पाचक एंजाइम नहीं है। इस वजह से हम मनुष्य घास नहीं खाते, ठीक है। हालांकि रुक्षांश के रूप में कुछ फाइबर्स हम ले लेते हैं, तो वे जंतु जो घास को खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। गाय भैंसे जो घास खाने वाले जंतु हैं शाकाहारी होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे शाकाहारियों में पाचन कैसे होता है। घास खाने वाले जानवर आपने देखे होंगे, घास को जब खाते हैं तो फटाफट मुख से अपने पेट के अंदर आमाशय के अंदर भेज देते हैं, निगल लेते हैं। किसमें पहुंच जाते हैं? आमाशय के अंदर भंडारित कर लेते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो शाकाहारी होते हैं उनका जो आमाशय होता है, आमाशय 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है बच्चों? 4 भागों में बटा होता है। पहले आमाशय का जो पहला भाग है, इस पहले भाग को हम रुमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुमेन बोलते हैं। तो जो फटाफट से ये जानवर है घास को मुख के अंदर से मुकुहिका, फिर ग्रैसिका और फिर आमाशय के अंदर ले जाएंगे। तो आमाशय तो ये सारा है, जो 4 भागों वाला सारा है, लेकिन जो पहला है, जो हिस्सा है इसका पहला, इसको प्रथम आमाशय या रुमेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, रुमेन किसे कहते हैं? शाकाहारियों के अंदर प्रथम आमाशय को रुमेन कहते हैं, जहां पर ग्रैसिका से भोजन आकर भंडारित होता है, ठीक है। ये शाकाहारी जो होते हैं, घास खाने वाले होते हैं, जिनके अंदर 4 आमाशय होते हैं, इन जानवरों को रूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्हें रूमिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके आमाशय के अंदर रूमन होता है। रूमन के अंदर क्या करते हैं? ये भोजन का भंडारित करते हैं। जब वो भोजन पूरी रूप से खा चुके हों और जब जानवर आराम कर रहा होता है तो वो आमाशय से भोजन का वापस वमन करता है। जैसे उल्टी आती है ना, कई बार हम बीमार होते हैं तो जो खाया पिया होते हैं तो मुख से वापस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसे वमन या उल्टी कहते हैं। ये उस तरह से वमन करते हैं और उस भोजन को कुछ एंजाइम्स के साथ मिलाकर अपने मुख के अंदर ले आते हैं, ठीक है। और फिर उसको चबाना शुरू करते हैं, फटाफट चबाते रहते हैं। और इस चबाने के कार्य को हम क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं। और जो भोजन रुमन से प्रथम आमाशय से मुख के अंदर लाए हैं, उस भोजन को हम जुगाल या कड कहते हैं, ठीक है। कुछ समय चबाने के बाद में इस जुगाल को, इस कड को फिर वो वापस रोमन के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर था, रूमिनेंट के अंदर, ठीक है। रूमिनेंट क्या होते हैं, रोमन क्या होता है, कर्ड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हम पहले बता चुके हैं कि घास के अंदर विशेष प्रकार एंजाइम होता है जिसे सेल्यूलोज होते हैं, सॉरी विशेष प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। मनुष्य इसको पचा नहीं सकता। और रोमिनेंट या रोमंथी या शाकाहारी इसको पचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक विशेष संरचना और होती है, किन में? शाकाहारियों में, रूमिनेंट्स के अंदर। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक विशेष संरचना होती है थैलेनोमी, जिसे
अंडनाल कहते हैं। और अंडनाल का कार्य क्या होता है? भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं की मदद से किया जाता है। काश ये मनुष्य के अंदर भी होती तो मनुष्य भी सेल्यूलोज का पाचन कर लेता। तो दूसरे शब्दों में कहें, मनुष्य के अंदर अंडनाल नहीं होती। ठीक है। हालांकि मनुष्य की जब पाचन तंत्र की बात हमने पीछे की थी तो वहां हमने आपको बताया था कि मनुष्य के अंदर अंडनाल नहीं होती बच्चों, लेकिन छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक संरचना होती है जिसका कोई भी कार्य नहीं है मनुष्य के अंदर। इस चित्र के अंदर अगर आप देखें तो ये छोटी आंत थी ये वाली, और ये बड़ी आंत है, इसके बीच में एक संरचना यहाँ पर है। थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दूं आपको। ठीक है। ये जो संरचना, इस संरचना के भीतर इसको, ये है जो शाकाहारियों में अन्ननाल के रूप में होती है, वो हमारे अंदर भी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, कोई भी कार्य नहीं होता। इसे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। कई बार गलती से भोजन यहाँ पर दुर्भाग्यवश इसके अंदर चला जाता है, तो भोजन अंदर चला तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता और वहां सड़ना शुरू हो जाता है और हमारे पेट के अंदर काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करके इसको काट के बाहर फेंक देते हैं। यही है, क्योंकि इसका कोई कार्य ही नहीं है, तो शरीर में इसका कोई अहम रोल नहीं है, तो इसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था किसमें पाचन? शाकाहारी। इस चित्र को जरा गौर से देखिए। शाकाहारियों में अंतःग्रहण कहाँ से है? मुख के अंदर। ठीक है। फिर मुख गुहिका के अंदर, फिर ग्रासिका के अंदर, ग्रासिका से आमाशय के पहले भाग के अंदर, पहला प्रथम आमाशय के अंदर, जिसको हम रोमन कहते हैं। रोमन से भोजन कुछ एंजाइमों के साथ मिलकर वापस वमन के द्वारा मुख में आता है। वहां पर चबाने का कार्य होता है। जो भोजन वापस आता है उसे कड कहते हैं, और जो चबाने का कार्य कड या जुगाल कहते हैं, और फिर जो इसका चबाने का कार्य होता है इसको जुगाली करना कहते हैं। फिर ये वापस चला जाता है और आमाशय के आखिरी हिस्से इसमें अन्ननाल के अंदर चला जाता है। अन्ननाल के अंदर से जाकर क्या होता है? अन्ननाल के अंदर विशेष एंजाइमों की मदद से इस भोजन के अंदर जो सेल्यूलोज होती है उस सेल्यूलोज का पाचन होता है। ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से बिना पचा जो भोजन किसके अंदर था? इन शाकाहारियों के अंदर, वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में से जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर जल और लवण का पाचन अवशोषण होता है, यहाँ भी अवशोषण हो जाता है, और उसके बाद में ठोस रूप में, अर्ध ठोस रूप में जो भोजन है किसमें? मल द्वार से बाहर निकल जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों? भोजन का निष्कासन बोलते हैं। क्लियर है? आपने ध्यान दिया होगा कुछ जीव इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जीव पूरे का पूरा जीव एक किसके रूप में होता है? एक कोशिका के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एक कोशिका के रूप में ही होता है। ठीक है। एक ही कोशिका के रूप में होता है। बहुत सारे एक कोशिकीय जीव, इन्हीं एक कोशिकीय जीव में से एक नाम आता है अमीबा। जल में रहने वाला होता है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का पूरा शरीर, या अमीबा पूरे का पूरा एक जीव को एक कोशिका के रूप में होता है। अमीबा की संरचना को अगर गौर से देखा जाए तो अमीबा की कोशिका की चारों तरफ एक झिल्ली होती है। कौन होती है? कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका झिल्ली होती है। फिर इसके अंदर एक गोल संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के साथ साथ में इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो तरफ भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में गोल गोल काफी सारी गोल गोल संरचनाएं होती है जिन्हें खाद्य धानियां कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य धानियां। खाद्य धानियों का काम अमीबा के अंदर पाचन का कार्य करता है। अंतःग्रहण का कार्य भी खाद्य धान्य
अंतःग्रहण जब होता है जब खाद्य धानियां बनती हैं। कैसे होते हैं अमीबा के अंदर अंतःग्रहण, और कैसे अमीबा के अंदर होता है पाचन, कैसे होता है अमीबा के अंदर स्वांगीकरण, कैसे होता है अमीबा के अंदर भोजन का अवशोषण और दूसरा निष्कासन। आओ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अमीबा हम बता चुके हैं कि एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और पानी में रहने वाला होता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन किसको बनाता है, पानी में जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपना भोजन बनाता है अमीबा अपने आहार में। अमीबा सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है, ठीक है। अमीबा के अंदर मुख नहीं होता आहार बनाने के लिए। अमीबा की अगर संरचना को देखें, अमीबा बार बार अपना आकार बदलता रहता है और आकार बदलने से इसके शरीर पे इस तरह के उभार से आ जाते हैं, ऐसे उभार, ऐसे उभार, ऐसे उभार, ऐसे उभार आ जाते हैं। इन ऐसे उभारों को हम क्या कहते हैं, जो पैरों जैसे दिखते हैं उन्हें पादाव कहते हैं, ठीक है। पादाव या कृत्रिम पैर, दूसरे शब्दों में कहिए जो पैर नहीं है, पैरों का आभास कराते हैं, तो इन्हें झूठे पैर कहते हैं, ठीक है। इन्हें झूठे पैर, पादाव या सुडोपोडिया कहते हैं। इन पादाव का क्या काम होता है अमीबा के अंदर? अमीबा के अंदर पादाव का काम एक तो होता है गति करने में मदद करते हैं, दूसरा भोजन का अंतःग्रहण करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं भोजन का अंतःग्रहण? जब पानी के अंदर कोई भी खाद्य पदार्थ उसको नजर आता है तो अमीबा उसके पास पहुंचता है और उसके चारों तरफ अपने पादापों को विकसित कर देता है, ठीक है। पादापों का विकसित कर देता है। जैसे भोजन का ये जो हिस्सा था, भोजन था, इसके चारों तरफ से इसने अपने पादाप विकसित कर दिए और भोजन को अंदर ले लिया, इसके चारों तरफ निपटा लिया और ये अंदर आकर एक रिक्तिका बन गई है, सॉरी खाद्य धानी बन गई है। और इस खाद्य धानी के अंदर जो एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं, इसको पचाना शुरू कर देते हैं। पचने के बाद में इस जो पचा हुआ जो सरलतम भोजन है उसका अंतःग्रहण करके अमीबा के कोशिका द्रव्य के अंदर चला जाता है और वहां पर ऊर्जा और दूसरे जो यौगिक बनने वो कार्य हो जाता है। उस प्रकार से वहां स्वांगीकरण होता है। फिर जो बिना पचा भोजन इस खाद्य धानी के अंदर रह जाता है, खाद्य धानी धीरे धीरे सरक कर दोबारा से कोशिका झिल्ली के पास में आ जाती है और कोशिका झिल्ली के पास में आकर, मान लो ये अमीबा है और ये खाद्य धानी यहाँ इसके पास में आ गई, खाद्य धानी इसमें बिना पचा भोजन है और यहाँ से कोशिका झिल्ली ब्रेक हो जाती है। इस प्रकार से अपशिष्ट बाहर निकल जाता है। इसे अमीबा के अंदर बहिक्षेपण होता है, ठीक है। तो अमीबा के अंदर पाचन का कार्य कहाँ होता है? खाद्य धानियों में होता है। अमीबा के अंदर अवशोषण का कार्य कहाँ होता है? खाद्य धानियों में होता है। अमीबा के अंदर जो खाद्य धानियां होती हैं भोजन का पाचन कैसे करती हैं? अमीबा के अंदर जो पाचक धानियां होती हैं उनमें से एक रस का स्त्राव होता है, उसे पाचक रस कहते हैं, ठीक है, उसका ये करते हैं। अवशोषित भोजन जो खाद्य धानियों से जो निकला है उस भोजन का अमीबा में क्या कार्य होगा? अमीबा की वृद्धि का कार्य होगा, उसके रख रखाव का कार्य, उसका गुणन का कार्य। गुणन का कार्य का मतलब उसमें रिप्रोडक्शन, जनन, उसकी संख्या ताकि और बढ़ सके, ठीक है। इस प्रकार से अमीबा के अंदर हो गया, ठीक है बच्चों। हमने मानव में पाचन किया, शाकाहारियों में पाचन किया और एक कोशिकीय जीव जैसे जिसका नाम हमने अमीबा लिया, इनके अंदर पाचन किया है। इसके बाद ये जो पाचित भोजन है, जो स्वांगीकरण, जिसका स्वांगीकरण हुआ कोशिकाओं में, वहां पर ऊर्जा इत्यादि हुई, वो ऊर्जा कैसे बनी? ये अवशोषित भोजन मूलांकुर से मूलांकुर या रसांकुर से रुधिर के द्वारा कोशिका तक कैसे पहुंचा, इन सब बातों के बारे में हम आगे की जो नेक्स्ट क्लासेज अपनी हायर कक्षाएं होंगी उनमें अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके साथ में आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में सेम प्लेस पे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू।